Hi, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and today in this video we will be learning how to create the dynamic titles in Microsoft Power BI and how we can import the measures and the data in of the Power Pivot in Excel to the Power BI. So how we can do the migration process of Power Pivot models into the Power BI, and second one is that how we can create the dynamic titles in the Power BI. So in this video, you will be learning around 4 to 5 DAX, different DAX. For example, is filter, is cross filter, first non-blank, if concatenate X, right? So this video is again will be in bilingual English and Urdu so that my audience within the Pakistan can understand very easily. And I will try to speak in English and Urdu both. So let's get started. First, I will tell you about that how we can migrate the data, migrate the tables and the measures of Excel Power Pivot into the Power BI. So you need to open first the Power BI desktop new file और इस फाइल में हम किस तरह से migrate कर सकते हैं उस डेटा को. We need to click on File tab on the top right. यहाँ पर आप देख सकते हैं. So we click on File tab, go to the Import. ठीक है, and here you can see that the first option which says Power Query, Power Pivot and Power View. So when you hover the mouse here and hover for the few next seconds, might be the menu changes. So for example, when you click on File, Import, and you have to quickly go to the first option and click on the Power Query, Power Pivot and Power View. When you click on that option, if your new file definitely of Power BI is not saved, first it will tell you that save this file, or if you don't want to save this file, click on don't save. ठीक है, और डोंट सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो आपने एक्सेल के अंदर पावर पिवट के मॉडल्स को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एक्सेल में जो आपने बीआई को यूज किया और अब आप चाहते हैं कि वो पावर बीआई पे मेरे पास आ जाए, तो आप उस फाइल को लोकेट करेंगे और ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी जो आपसे ये कह रही है कि इंपोर्ट एक्सेल वर्कबुक कंटेंट्स. ठीक है, और इसके अंदर जितने भी आपके पास टेबल्स और मेजर्स होंगे वो माइग्रेट होना स्टार्ट होंगे. तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले वो जो आपसे पावर बीआई पूछेगा सवाल, वो ये पूछेगा कि आपको उस एक्सेल की फाइल के अंदर जो पावर पिवट के डेटाज हैं वो कॉपी करने हैं या आपको एज अ कनेक्शन क्रिएट करना है. अगर आप कॉपी करेंगे तो वो सारे डेटा इसमें इंपोर्ट हो जाएगा और फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा पावर बीआई का. लेकिन अगर आप कीप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल जो वो कनेक्ट हो जाएगी और मेरे ख्याल से उसको कनेक्ट रखना एक अच्छा ऑप्शन है. सो आई विल गो फॉर द कीप कनेक्शन और जितने भी डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है ना, वो सारे यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. जितने आपने एक्सप्लिसिट मेजर्स क्रिएट किए होंगे वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे. तो आफ्टर रनिंग दैट ऑल प्रोसेस आपको एक मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है दैट माइग्रेशन कंप्लीटेड. और उस एक्सेल की फाइल में जो हमारे पास पावर पिवट के विंडो में 6 टेबल्स थे जो आपको यहाँ नाम नजर आ रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 21 आइटम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं एज अ मेजर्स. तो हमने जितने भी एक्सप्लिसिट मेजर्स क्रिएट किए थे वो तमाम भी माइग्रेट यहाँ पर हो गए हैं. एक और हमारे पास पावर व्यू के नाम से बीआई टूल मौजूद है जो एक्सेल में होता है, जिसपे आप डैशबोर्ड्स बेसिकली क्रिएट करते हैं. अगर आपकी फाइल में वो भी होगा तो वो भी आपके पास यहाँ माइग्रेट हो जाएगी वो शीट्स जो आपको कैनवास में नजर आएंगी. ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास उस एक्सेल की फाइल में पावर पिवट के जो टेबल्स थे, जो डेटा था, वो माइग्रेट हो चुके हैं और जितने भी मेजर्स थे वो भी सक्सेसफुली माइग्रेट हो गए. और मैं क्लोज के बटन पे क्लिक करता हूँ. अब आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड आपको वो तमाम टेबल्स नजर आ रहे हैं जो उस एक्सेल की फाइल में थे पावर पिवट में, और जितने भी एक्सप्लिसिट मेजर्स हमने क्रिएट किए थे वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला इस जो फीचर हमने इस वीडियो के अंदर सीखा वो एक्सेल पावर पिवट्स के मॉडल्स को किस तरह से माइग्रेट किया जाता है इनटू पावर बीआई, उसको हमने देख लिया. नेक्स्ट we need to learn that how to create a dynamic titles. हम टाइटल्स कैसे डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम सेल्स है और उसके अंदर कुछ कॉलम्स मौजूद है. मैं आपको डेटा व्यू में उसका व्यू दिखाता हूँ. ठीक है, दिस इज द डेटा और हमने इस कैनवास पर एक कॉलम चार्ट क्रिएट किया है और एक स्लाइसर है रीजन का जिसमें 3 रीजन आपको नजर आ रहे हैं, मिडल, नॉर्थ एंड वेस्ट. ठीक है, और जिस भी स्लाइसर ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ अकॉर्डिंगली वो चार्ट के लेबल्स विजुअलाइजेशन डेफिनेटली चेंज हो जाती है. अच्छा, अब चार्ट का टाइटल हमारे पास डेफिनेटली मौजूद होता है
आई विल क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, आई विल गो टू द फॉर्मेट टैब। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पर टाइटल मौजूद है और टाइटल इस वक्त ऑफ है। ठीक है, तो टाइटल इस वक्त यहाँ पर ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास एक टाइटल मौजूद आ जाता है उस चार्ट के ऊपर, नेट सेल्स बाय मंथ। अब इस टाइटल में कस्टमाइजेशन में कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहूँगा अपने टाइटल में, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये डायनामिक नहीं है, ये एक स्टैटिक वैल्यू है। ये फिक्स कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर लिखवा सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बट हमें बेसिकली टाइटल जो चाहिए वो डायनामिक चाहिए। वो टाइटल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि टोटल सेल्स ऑफ, ये फिक्स रहेगा और रीजन का जो वर्ड है ये भी फिक्स रहेगा, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वो होगी रीजन का नाम। तो हमारा पर्पस ये है कि जब मैं यहाँ मिडल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए टोटल सेल्स ऑफ मिडल रीजन, और जब मैं क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल नॉर्थ पे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ रीजन। तो डायनामिक टाइटल क्रिएट करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स करनी पड़ती हैं पावर बीआई में, जो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और फिर मैं इसमें 2 डिफरेंट सिनेरियोज़ आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा, और एक छोटा-सा चैलेंज मैं आपके लिए रखूँगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर इस वीडियो को फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने उस सॉल्यूशन का जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूँगा, ठीक है? ताकि हम इंटरैक्टिवली लर्निंग कर सकें। कुछ एफ़र्ट मैं इस वीडियो में पुट करूँगा, कुछ एफ़र्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद पुट करेंगे ताकि हमारी लर्निंग इंटरैक्टिव हो सके, ठीक है? तो फर्स्ट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जी एक डायनामिक टाइटल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक मेजर क्रिएट करना होगा डेफिनेटली, और उस मेजर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यू मेजर का ऑप्शन मौजूद है। उस न्यू मेजर के फीचर पे हम क्लिक करेंगे, उस बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जिस तरह से एक्सेल में एक फार्मूला बार होती है, मेरे पास पावर बीआई में भी मौजूद है। सबसे पहले मैं नाम डिफाइन करूंगा और मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डायनामिक टाइटल का। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा कुछ डैक्स, कुछ 2-3 डैक्सेस की मदद से मैं उसको डायनामिक क्रिएट करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ईज़ी तरीके से उसको समझा सकूँ। सबसे पहले मैंने इफ़ को यूज़ किया है, ठीक है, और जिस तरह से आप नॉर्मली एक्सेल में इफ़ को यूज़ करते हैं, जब आप सबसे पहले एक लॉजिकल टेस्ट को डिफाइन करते हैं, उस लॉजिकल टेस्ट के सक्सेसफुल होने पे आपको एक वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है। तो उसी लॉजिक को क्रिएट करेंगे और एक डायनामिक टाइटल हम बेसिक लेवल पे बनाएंगे। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या चीज़ डिफाइन करनी है, मुझे डिफाइन ये करना है, मैं एक डैक्स इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और उस डैक्स का जो नाम है वो है इस क्रॉस फिल्टर्ड, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक होता है इस क्रॉस फिल्टर और एक और हमारे पास डैक्स मौजूद है इस फिल्टर, अगर आप देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि इस फिल्टर यूज़ किया जाए या इस क्रॉस फिल्टर यूज़ किया जाए, मतलब कौन सा सही रहेगा। तो पहले तो मैं ये सॉल्यूशन आपको क्रिएट करवा के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा विद एन एग्जांपल कि इस फिल्टर को और इस क्रॉस फिल्टर को कब यूज़ किया जाता है। इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है, वो टेक्निकल डिफरेंस डेफिनेटली मुझे आपको आसान तरीके से समझाना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डिलीवर कर सकूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम डायनामिक टाइटल बना रहे हैं तो हम इस क्रॉस फिल्टर के डैक्स को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस क्रॉस फिल्टर, अगर आप डेटा को देखें तो मेरे पास यहाँ पर डेटा के अंदर सिर्फ एक ही टेबल है और उस टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स मौजूद हैं। इस फिल्टर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप उसी टेबल में से किसी फील्ड को कॉल करना चाह रहे हैं। आप एक एक डेटा सेट के अंदर है, आप एक टेबल में मौजूद हैं और आप उसी टेबल के अंदर से किसी कॉलम की कुछ फील्ड्स को कॉल करना चाहते हैं, तब आप इस फ़िल्टर यूज़ करते हैं। लेकिन आप इस क्रॉस फ़िल्टर कब यूज़ करते हैं? आप इस क्रॉस फ़िल्टर उस वक़्त यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स हों और आप डिफरेंट टेबल से कोई वैल्यू को कॉल करना चाह रहे होते हैं, तब आप इस क्रॉस फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, यानी कोई डिफरेंट टेबल से आप वैल्यूज़ को कॉल करवाते हैं, ठीक है? लेकिन इसका डिफरेंस अभी मैं थोड़ी देर में आपको शो करता हूँ कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है। तो अभी हमने ये देखा कि इस क्रॉस फ़िल्टर अपने अप्लाई किया, ठीक है, और हम कौन-सी अ, उस डायनामिक टाइटल के अंदर हम किसको कॉल करना चाहते हैं डायनामिकली, डेफिनेटली रीजन के नाम को। तो सेल्स का टेबल है और उसमें रीजन का एक कॉलम है, क्योंकि हम डायनामिकली किस नेम को पॉपुलेट करवाएंगे,
रीजन के नेम को। तो हमने यहाँ पे लिखा इस क्रॉस फिल्टर सेल्स रीजन। हो सकता है डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास टेबल और कॉलम का नाम डिफरेंट हो, तो अकॉर्डिंगली वो आपको देखना होगा। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। तो इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने क्या चीज डिफाइन की कि जब एक चीज फिल्टर होगी, क्या चीज फिल्टर होगी, रीजन का नाम फिल्टर होगा। तो जब रीजन का नाम फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब कि ये जो स्लाइसर आपको नजर आ रहा है, इस स्लाइसर के अंदर जब मैं किसी नाम पे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली वो फिल्टर होगा। तो हम इफ को ये कह रहे हैं कि जब एक चीज फिल्टर होगी, क्या चीज फिल्टर होगी, सेल्स के टेबल में से जब रीजन यहाँ पर फिल्टर होगा, अगर ये लॉजिकल टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वैल्यू एफ क्या होनी चाहिए, वैल्यू एफ ट्रू में हम लिखेंगे। अच्छा, ये जो मैं नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहा हूँ, ये बेसिकली ऑल्ट और एंटर की प्रेस करने से आप नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन मीट हो जाए तो मुझे टेक्स्ट नजर आए टोटल सेल्स बाय, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो स्टैटिक रहेगा, चाहे मैं नीचे कोई भी रीजन सेलेक्ट करूंगा लेकिन ये टेक्स्ट स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। फिर मैंने लिखा कि इसके साथ ज्वाइन करें फर्स्ट, हमारे पास एक और टैग्स है विच इज कॉल्ड फर्स्ट नॉन ब्लैंक, ठीक है। अब फर्स्ट नॉन ब्लैंक का क्या मतलब होता है, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। फर्स्ट नॉन ब्लैंक का मतलब ये है कि नॉन ब्लैंक का मतलब कि जो ब्लैंक ना हो, ठीक है, और फर्स्ट का मतलब पहली वैल्यू। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीन रीजन्स के अंदर कौन सी चीज ब्लैंक नहीं है, तो बेसिकली नॉर्थ नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इस वक्त सिलेक्टेड है और वो पहली वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी, यानी वो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी मेरी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे क्या चीज रिटर्न करे, डेफिनेटली जब मैं स्लाइसर में किसी एक रीजन पे क्लिक करूंगा तो वो मेरी नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी और वो मेरी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू है वो किस कॉलम के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली सेल्स रीजन के अंदर ही मौजूद है और वो ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन मीट होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एक्सप्रेशन में हमने ट्रू लिखा और फिर उस रीजन के नाम के साथ आखिरी में मुझे क्या चाहिए होगा, रीजन की स्पेलिंग, ठीक है, और मैंने फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इफ मतलब कि कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन में हमने कहा कि जब एक चीज फिल्टर हो जाए, जब सेल्स के टेबल में से रीजन को हम फिल्टर करेंगे तो उस वक्त आप एक लाइन हमें शो करना जिसमें लिखा होना चाहिए टोटल सेल्स बाय रीजन का नाम जिसको हम फिल्टर करेंगे, जो एक नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी क्योंकि वो सेलेक्टेड होगी इस स्लाइसर में, और एक्सप्रेशन उसका ट्रू होगा। और साथ ही साथ जब इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हमें लास्ट में रीजन का वर्ड भी चाहिए क्योंकि रीजन इस वक्त स्टैटिक है, फिक्स रहेगी वो वैल्यू। अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक एक्सप्लिसिट मेजर बना हुआ आ गया डायनामिक टाइटल के नाम से। अब इस डायनामिक टाइटल को मैं ड्रैग करूंगा और इस कैनवास पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और ड्रॉप करने के बाद मैं इसकी विजुअलाइजेशन जो है वो एज अ कार्ड ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नजर आ गया टोटल सेल्स बाय नॉर्थ रीजन। अच्छा, इसके बाद जो इसके साथ नीचे लिखा हुआ है डायनामिक टाइटल, तो हम इसको भी जो है वो ऑफ करवा देते हैं, यानी कैटेगरी को मैंने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मिडल पे क्लिक करूंगा तो टोटल सेल्स बाय मिडल रीजन, टोटल सेल्स बाय वेस्ट रीजन, ठीक है ना, नॉर्थ, मिडल, सही है। इस तरह से जब मैं किसी भी रीजन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो टाइटल है वो हो गया डायनामिक, नंबर वन। नंबर टू, इसमें एक इशू भी है। इसमें इशू ये है कि समटाइम्स हो सकता है कि कोई यूजर मिडल और वेस्ट ये दोनों रीजन्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहे। तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और मैं मिडल और वेस्ट दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टोटल सेल्स बाय मिडल रीजन, लेकिन ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये दो रीजन्स की है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने क्लियर कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। ये ब्लैंक क्यों आया, ये ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि उसको फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू मिली नहीं, जो हमने डेक्स अप्लाई किया था जिसमें लिखा है फर्स्ट नॉन ब्लैंक, वो उसको मिला नहीं। अच्छा, अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट को सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया और फिर मैंने वेस्ट पे क्लिक किया, तो नॉर्थ और वेस्ट दोनों नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं, लेकिन फर्स्ट पे कौन है, नॉर्थ है, तो इसी वजह से ये नॉर्थ को शो कर रहा है। तो आपको एक और चीज समझ में आ गई कि ये जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक है, ये फर्स्ट नॉन ब्लैंक का नाम क्यों रखा गया है,
क्योंकि ये जो दो वैल्यूज आपको रीजन में नजर आ रही हैं उसमें पहली वैल्यू नॉन ब्लैंक कौन सी है, नॉर्थ की, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मिडिल और वेस्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो दो नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं, लेकिन टॉप पे कौन सी है, मिडिल है, तो वो मुझे यहाँ पे मिडिल शो कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई कि मेरा ये जो टाइटल है दैट बिकम्स डायनामिक according to the selection which I am doing in the slicer, right? But selection of more than one region, it's not showing me the two region names in my dynamic title. मैं चाहता हूँ कि जब मैं दो regions को select करूँ तो west और middle ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, या मैं दो से ज़्यादा भी select करूँ, जितने मैं select करूँ वो regions मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएं, ठीक है। तो अब हम next step की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम किस तरह से strategy अपनी change कर सकते हैं। तो उसके लिए हम again एक न्यू मेजर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता चलूं, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यहाँ पर आपने यूज किया है इस क्रॉस फिल्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्रॉस फिल्टर को रिमूव करके मैं सिर्फ इस फिल्टर कर दूं, यानी इस मरतबा मैं इस क्रॉस फिल्टर यूज नहीं कर रहा, मैं इस फिल्टर के डेक्स को इस्तेमाल करता हूँ और मैं इस एक्सप्लिसिट मेजर को रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर किसी रीजन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। तो समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि मैं कब इस क्रॉस फिल्टर यूज करूंगा और फिर कब इस फिल्टर यूज करूंगा। तो मैं उस सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवा दूं ताकि आपको ये दो डैग समझ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बना के रखी है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और जब हम आएंगे तो अगेन इसी स्क्रीन के ऊपर हम मल्टीपल सिलेक्शन डायनामिक टाइटल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो अभी हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ एक्सेल पावर पिवट के मॉडल्स को माइग्रेट करवाया था पावर बीआई में, उसी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस मॉडल व्यू के अंदर आपको रिलेशनशिप्स नजर आ रही हैं वन टू मैनी की, ठीक है। तो कस्टमर्स और ऑर्डर्स के ये दो टेबल्स हैं, इस पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि इस फिल्टर और इस क्रॉस फिल्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप कस्टमर्स और ऑर्डर्स के टेबल को देखें तो इसके दरमियान में एक रिलेशनशिप है और कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी का। कस्टमर आईडी दोनों जगहों पे मौजूद है, एक जगह पे वो यूनिक है, दूसरी जगह पे वो डुप्लीकेट है। फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स का काम हो रहा है, वन टू मैनी की रिलेशनशिप है, ठीक है ना। कस्टमर से वो रिलेशनशिप जा रही है ऑर्डर्स के टेबल की तरफ, यानी ठीक है ना, ये रिलेशनशिप यहाँ से और कस्टमर से ऑर्डर्स के टेबल की तरफ जा रही है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स के टेबल में हमारे पास एक फील्ड है विच इज कॉल्ड शिप मोड, ठीक है। उस शिप मोड को मैंने यहाँ प्लेस किया और मैं इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता हूँ। तो मैं वैल्यूज में जाऊंगा और वैल्यूज के अंदर टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। सो टेक्स्ट के साइज को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्टर और इस क्रॉस फिल्टर को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्योंकि आप मिस्टेक ना कर दें अपने डेटा मॉडल्स के अंदर जब आप उसको कॉल करें तो। सो अब आप देखें कि मैं इस वक्त ऑर्डर्स के टेबल पर मौजूद हूँ और एक मैं नया मेजर यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया न्यू मेजर पे, मेरे पास वो फॉर्मूला बार आ जाएगी, ठीक। अब मैं एक नाम दूंगा और वो नाम क्या होगा, ऑर्डर्स का जो टेबल है इसके अंदर हमारे पास है शिप मोड और हम इस वक्त मौजूद भी कहाँ पर हैं, ऑर्डर्स के टेबल में, ठीक है। तो शिप मोड यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एस एम का मतलब है शिप मोड। शिप मोड को अगर मैं इस फिल्टर के साथ यूज करूँ, ठीक है, सो एस एम आई एफ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो मैं अगर इस फिल्टर्ड अप्लाई करता हूँ, ऑर्डर्स का टेबल है और शिप मोड जो है वो मेरे पास फील्ड मौजूद है और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखें आप इस फिल्टर यूज कर रहे हैं या इस क्रॉस फिल्टर यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू आपको ये रिटर्न करते हैं ये दोनों डैक्स वो बेसिकली बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, या तो वो ट्रू दिखाएंगे या फिर वो फॉल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप मोड के साथ इस फिल्टर यूज किया और मैं उसको ड्रैग करके अपने कैनवास पे ले जाऊंगा तो वो मुझे ट्रू शो कर रहा है। अच्छा, टोटल क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो वो फॉल्स शो कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है।
इसका इस्तेमाल डेफिनेटली टोटल की रॉ से तो होगा नहीं, लेकिन बताने का मकसद ये कि इस फिल्टर को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एक करंट टेबल के अंदर से ही किसी कॉलम की वैल्यूज को कॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं ऑर्डर्स के टेबल पर ही मौजूद हूं और मैं एक न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर अब लिखता हूं शिप मोड इज क्रॉस फिल्टर, आईसीएफ का मतलब इस क्रॉस फिल्टर मैं यूज करूंगा, तो इज क्रॉस फिल्टर्ड, ऑर्डर्स का टेबल है, उसके अंदर हमारे पास मौजूद है शिप मोड, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मेरे पास एक मेजर बना हुआ आ जाएगा, दैट इज शिप मोड इज क्रॉस फिल्टर, ये भी मुझे ट्रू शो कर रहा है। अब इस क्रॉस फिल्टर उस वक्त शो करते हैं जब हम करंट टेबल से किसी और टेबल से कोई वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं, यानी दूसरे टेबल से कोई वैल्यू को लेकर आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी ऑर्डर्स के टेबल में हूं, तो चाहे मैं इस फिल्टर यूज करूं या मैं इस क्रॉस फिल्टर यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब डिफरेंस आएगा कहां पे, जो आपको नोट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स से मेरे पास एक और टेबल है, ठीक है, जिसका नाम है कस्टमर्स, और उस कस्टमर्स के टेबल के अंदर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कस्टमर सेगमेंट के नाम से एक फील्ड मौजूद है, ठीक है, कस्टमर्स के अंदर कस्टमर सेगमेंट के नाम से एक फील्ड मौजूद है। मैं रहूंगा ऑर्डर्स के टेबल पर, ठीक है, मैं प्रेजेंट रहूंगा ऑर्डर्स के टेबल पे, लेकिन मैं किसी और टेबल से कस्टमर सेगमेंट को लेकर आऊंगा, तो उस वक्त क्या इस फिल्टर को यूज करना चाहिए या इस क्रॉस फिल्टर को यूज करना चाहिए, जरा उसको देखते हैं। तो मैं ऑर्डर्स के टेबल पर मौजूद हूं, मैं क्लिक करता हूं न्यू मेजर पे, ठीक है, और यहां पर मैं ये कहता हूं कस्टमर सेगमेंट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा सी एस से, कस्टमर सेगमेंट को अगर इस फिल्टर के साथ यूज किया जाए तो इज फिल्टर्ड, ठीक है, कस्टमर्स का टेबल है और कस्टमर सेगमेंट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो मेरे पास एक मेजर क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी कस्टमर सेगमेंट इज फिल्टर। तो देखें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद नहीं है, कस्टमर सेगमेंट की जो फील्ड है वो ऑर्डर्स के टेबल में नहीं है बल्कि क्रॉस टेबल के अंदर मौजूद है। तो मेरा यहाँ पर इस फिल्टर का डेक्स काम नहीं करेगा, इसका मतलब इस क्रॉस फिल्टर का डेक्स काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा ही है तो मैं अगेन ऑर्डर्स के टेबल पे रहते हुए इस क्रॉस फिल्टर को इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा कस्टमर सेगमेंट इस क्रॉस फिल्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है, इस क्रॉस फिल्टर्ड कस्टमर सेगमेंट, और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है जनाब। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इस क्रॉस फिल्टर, मैंने इस क्रॉस फिल्टर को जैसे ही यहाँ रखा तो इसने मुझे फॉल्स शो कर दिया, ठीक है। तो इसने मुझे जब फॉल्स शो किया, अब हालांकि रिलेशनशिप्स तो आपकी बनी हुई है, दो टेबल्स के दरमियान में आपकी रिलेशनशिप तो क्रिएट है ऑलरेडी, और मैं जब इस क्रॉस फिल्टर यूज कर रहा हूं तो मुझे दूसरे टेबल से वो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी रिलेशनशिप तो ऑल दो बनी हुई है, लेकिन क्रॉस फिल्टर की जो टेक्निकल साइड है वो इस वक्त यहाँ कवर नहीं हो रही। वो कैसे होगी, क्रॉस फिल्टरिंग नहीं हो रही। तो अगर आप देखें तो आपकी ये जो वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनी हुई है, इस वन टू मैनी की रिलेशनशिप में आपको एक एरो नजर आ रहा है जो डाउनवर्ड्स जा रहा है, इसका मतलब है कि कस्टमर से होते हुए ये रिलेशनशिप वन टू मैनी ऑर्डर्स के टेबल पर है, लेकिन क्रॉसिंग नहीं है। तो अगर आपको क्रॉसिंग करनी है बिटवीन टू टेबल्स तो आप क्या करेंगे, इस एरो पे आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें ये क्यों वहां पर जब हमने इस क्रॉस फिल्टर को लगाया तो वहां फॉल्स क्यों जनरेट हुआ। देखें क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंगल। जब आप इस सिंगल को कन्वर्ट करेंगे बोथ में, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को आप सिंगल से करेंगे बोथ में कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ पे आप बोथ सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे,
तो होगा ये कि आपके पास यहाँ 2 एरोस क्रिएट होते हुए आ जाएंगे कि अब यहाँ पे क्रॉस फिल्टर का ऑप्शन काम करेगा, और जैसे आप रिटर्न होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल्स थोड़ी देर पहले शो कर रहा था ये ट्रू शो कर रहा है। तो अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जब हमने स्टार्टिंग जब किया इस डैक्स को अप्लाई किया डायनामिक टाइटल बनाने के लिए, तो इस सॉल्यूशन के अंदर चाहे हम इस क्रॉस फिल्टर यूज कर रहे थे या इस फिल्टर यूज कर रहे थे फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि एक ही टेबल था। अब आप चाहे इसमें क्रॉसिंग यूज करें या विद इन इस फिल्टर को यूज करें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिकली एक से ज्यादा टेबल्स होते हैं और आप किसी दूसरे टेबल से फिल्टर्स को यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस क्रॉस फिल्टर को इस्तेमाल करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको ये चीज देखनी होती है कि आपके पास जो क्रॉस सिलेक्शन है वो सिंगल नहीं हो बल्कि बोथ हो, ताकि वो फॉल्स की जगह ट्रू वैल्यूज को मुझे रिटर्न करके दे, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको ये चीज समझाई है कि इस फिल्टर और इस क्रॉस फिल्टर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पे बहुत सारी इसकी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाज यूजर्स को समझ में नहीं आते। तो मैंने कोशिश पूरी की है कि आसान उर्दू के अंदर डिफरेंस समझा सकूं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको और आर्टिकल्स या कोई वीडियोस होंगी दूसरे ट्रेनर की तो मैं आई विल रेकमेंड, बट मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इसी वीडियो के अंदर अब लास्ट सेक्शन की तरफ कि जब हम मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे तो हमारा डायनामिक टाइटल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन मैं न्यू मेजर पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से मल्टीपल सिलेक्शंस करके आप अपने टाइटल को डायनामिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल डायनामिक टाइटल 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये लिखते हैं कि अब मैं आपको डिफरेंट लॉजिक बता रहा हूँ कि जो आपको टाइटल में वैल्यूज फिक्स रखनी है, जो टेक्स्ट आपको फिक्स रखना है, आपने उसको लिखा टोटल सेल्स ऑफ। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन में आ गया। इसके बाद आप तरफ आ सकें, या मैं लाइंस इसलिए इंसर्ट करता हूँ ताकि नीट एंड क्लीन रहे, मुझे समझ में आए कि मेरा मैं डेस्क में क्या लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप एक्सेल की तरह एक ही लाइन में सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यूज किया एम% कॉन्कैटिनेट एक्स। कॉन्कैटिनेट एक्स बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज विद इन अ कॉलम रिटर्न करता है। अगर आपने इससे पहले कॉन्कैटिनेट एक्स को नहीं पढ़ा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एक्सेल बेसमेंट यूट्यूब चैनल पे जाके पहले उस कॉन्कैटिनेट एक्स की वीडियो को समझ लें। जब आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करिएगा। तो कॉन्कैटिनेट एक्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इसके अंदर फिर मैं एक और डैक्स ऐड करूंगा, दैट विल बी द वैल्यूज, कि मुझे वैल्यूज रिटर्न करें। और वैल्यूज मुझे किस में से रिटर्न करें? सेल्स रीजन के कॉलम से, कॉमा एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास होगा, एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सेल्स रीजन का कॉलम आएगा। ठीक है, कॉमा फिर इसके बाद डेलिमीटर। ठीक है, डेलिमीटर के अंदर अब डेलिमीटर हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर कि अब पहले हमने टेबल डिफाइन किया, फिर हमने एक्सप्रेशन डिफाइन किया कि जी कॉन्कैटिनेट एक्स मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने वैल्यूज का डेक्स अप्लाई किया, फिर हमने एक्सप्रेशन में कहा कि क्या चीज़ एग्रीगेट करवानी है, क्या चीज़ लेकर आनी है, तो हमें रीजन का नाम लेकर आना है, तो हमने रीजन सेल्स रीजन लिखा। अब डेलिमीटर का मतलब ये कि जब हम इस स्लाइसर पर एक से ज्यादा नाम को सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे दो नाम के दरमियान में कॉमा चाहिए या कॉमा और स्पेस चाहिए। तो डेलिमीटर में हमने कहा कि जी हमें कॉमा स्पेस दे दो। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब बिल्कुल टॉप से देखें तो हमने ऊपर लिखा टोटल सेल्स ऑफ। ठीक है, फिर हमने एक ऐसा लॉजिक बनाया कि जब हम एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे तो कॉन्कैटिनेट एक्स हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा, क्योंकि हम मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे होंगे। और फिर एट द एंड हमें रीजन की स्पेलिंग अलग से चाहिए, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रीजन को भी लिख दिया। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरे पास डायनामिक टाइटल 2 क्रिएट हो गया। मैं इसको अपने इस कैनवास पे रखूंगा, इसकी विजुअलाइजेशन एज अ कार्ड शो करूंगा। अब आप देखें जब मैं मिडल और वेस्ट कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूं तो देख रहे हैं टोटल सेल्स ऑफ वेस्ट, कॉमा स्पेस मिडल रीजन।
जब मैं 2 से ज़्यादा रीजन्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल सिलेक्शंस पे हमें इस तरह से ये एक्सप्लिसिट मेजर बनाना होता है, ठीक है। तो अगर जब मैं सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये मेरा जो टाइटल है वो डायनामिक है। जब मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न हो रही है। अब जो एक होमवर्क आपको करना है, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, मैं चाहता हूँ कि वो आप लिखें कमेंट्स एरिया में, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्लाइसर के अंदर सेलेक्ट ऑल को इनेबल कर दें, ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल्स के अंदर मैं सेलेक्ट ऑल को ऑन कर देता हूँ। जब मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितनी वैल्यूज उस कॉलम में वो मुझे ये रिटर्न कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ टोटल लिखा हुआ आ जाए या कुछ और लिखा हुआ आ जाए या वो ब्लैंक हो जाए या सिर्फ सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ या ऑल लिखा हुआ आ जाए, टोटल सेल्स ऑफ ऑल रीजन्स। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से बनाएं इसको कि टोटल सेल्स ऑफ ऑल रीजन। जब मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं, जब मैं एक रीजन पे क्लिक करूं या एक से ज्यादा रीजन्स पे क्लिक करूं तब तो मेरा ये एक्सप्लिसिट मेजर डायनामिक टाइटल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें एक चीज ऐड करनी है कि जब आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो आपके पास टाइटल बनना चाहिए टोटल सेल्स ऑफ ऑल रीजन्स रादर देन कि वो सारे नाम्स को यहाँ फेच करें, ठीक है। सो आई होप कि डेफिनेटली ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है, बट मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको डायनामिक टाइटल्स समझा है कि डायनामिक टाइटल्स कैसे बनते हैं। मैंने कुछ आपको नए डैक्स इंट्रोड्यूस करवाए, इस क्रॉस फिल्टर को डिटेल में समझाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना आप ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करें। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।